हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगेस्ट ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो देखो, जो ग्रुप 15 होता है, ग्रुप 15 में एलिमेंट्स हो गए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। और डाउन द ग्रुप आपको पता है साइज इंक्रीजेस, और बिस्मथ का साइज इन सभी में से ज़्यादा है। और रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करता है? रिड्यूसिंग नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ MH बॉन्ड। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो वही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कब इजी होगा? जब ये बॉन्ड वीक होगा। दैट मीन्स अगर स्टेबल है, अगर ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। तो मोर रिड्यूसिंग आपको बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, किसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए। अब आप देखो, BiH3 में बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज़ वेरी वीक। और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो बिस्मथ है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, ये इसका बॉन्ड वीक है। दैट मीन्स ये क्या है? स्टेबल कम है, लेस स्टेबल है। तो रिड्यूसिंग नेचर इसका सबसे ज़्यादा होगा अमंगेस्ट द अदर एलिमेंट्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड वाई? बेसिसिटी देखने के लिए पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन OH एंड यहाँ पर भी OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो बेसिसिटी क्या होती है? हर एसिड की बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी डिफाइन होती है उस एसिड में कितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या होती है? कितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं, बट क्या ये तीनों के तीनों आयनाइजेबल है? नहीं। इनमें से सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन्स जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही आयनाइजेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ मूव करेगा तो हाइड्रोजन का रिलीज इजी हो जाएगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या आएगी? 2, बिकॉज इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायबेसिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट एज कंपेयर टू फॉस्फोरस एंड वाई? अब देखो, जो नाइट्रोजन इनर्ट है तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है N2, और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड आते हैं। अब आपको पता होगा कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं तो आपका जो बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट हो जाती है, वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो दोनों में से अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, क्योंकि एज कंपेयर टू सिंगल, डबल, ट्रिपल का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होता है और उसकी बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होती है। अब देखो, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको मोर एंड मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा है, डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ज़्यादा है दैट मीन्स ये क्या है? इनर्ट है। क्योंकि अगर आप कोई रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब ये बॉन्ड वीक होगा। अब नाइट्रोजन में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? इनर्ट। कई जगह क्या लिखते हैं? लेस रिएक्टिव भी होता है। सो कंपैरेटिवली अगर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO2? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है नॉर्मली +1। फॉस्फोरस की आपको नहीं पता तो हम उसको एक्स लेट कर देंगे। ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। अब देखो इस पूरे जो ये पूरा आपके पास जो दिया है इस फॉर्मूला के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है। तो आप क्या करोगे, थ्राइस +1, 3 हाइड्रोजन का टोटल चार्ज हो गया 3 × +1 प्लस फॉस्फोरस का अननोन है प्लस ट्वाइस ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का हो गया -2 इक्वल टू 0। 0 इसलिए करा क्योंकि पूरे फॉर्मूले पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 + x - 4 = 0, x बिकम्स इक्वल्स टू +1। तो इस एसिड में H3PO2 में फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज है +1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डस NO2 डाइमराइज। NO2 डाइमराइज क्यों करता है? सबसे पहले हम NO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक कर लेते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो ये टोटल आया आपके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब 23 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। तो NO2 के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। NO2 के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज ए ऑड मॉलिक्यूल। ऑड मॉलिक्यूल, और ये ऑड मॉलिक्यूल है तो ये रिलेटिवली लेस स्टेबल है, ठीक है। अब देखो जब डाइमराइजेशन होती है, जब NO2 डाइमराइज करता है तो एक्चुअल में क्या होता है। अब इसको देखने के लिए पहले NO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। NO2 पे एक्चुअल में क्या होता है, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन इसका 2 मोल ले लेते हैं। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो ये डबल डबल करके एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो ये तो आपने मोनोमर टाइप लिखा। जब ये डाइमराइज होगा, जब ये डाइमराइज होगा तो क्या बन जाएगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इनके पास ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन्स थे तो दोनों ने एक बॉन्ड बना दिया, और बाकी इनके पास ऑक्सीजन इससे लिंक हो जाएगी। तो अब देखो जब आपके पास डाइमराइज करके क्या हुआ, डाइमराइज करके आपके पास बना N2O4। N2O4 में क्या होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इवन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्योंकि ऑड ऑड ने क्या कर दिया, शेयरिंग कर दी। तो इस वजह से ये जो आपके पास N2O4 आएगा वो आएगा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस NO2, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं NO2 डाइमराइज क्यों होता है, क्योंकि डाइमराइजेशन के बाद ये स्टेबिलिटी को अटेन कर देता है। और आपको पता है हर एक मॉलिक्यूल चाहता है, आयन या जो भी हो, हर एक आयन या मॉलिक्यूल चाहता है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करे। तो इसे स्टेबिलिटी मिल रही है डाइमराइज करने पे तो ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO2 एसिड। ये क्वेश्चन हम पहले भी, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इसके लिए भी आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दैट इज फॉस्फोरस बीच में आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब देखो बेसिसिटी किसी भी एसिड की कितनी होती है, जितने उसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो। और मैंने आपको बताया था आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स कौन से होते हैं, जो कि इजीली रिमूव होते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन ज्वाइन है और ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आयनाइजेबल आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1। तो आप पेपर में ऐसे लिखोगे कि इसकी बेसिसिटी होती है 1 एंड इट इज़ मोनोबेसिक। ऐसे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो पेपर में। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज़ रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस,
जो वाइट फॉस्फोरस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स वाइट फॉस्फोरस होता है P4 फॉर्म में। फॉस्फोरस के 4 एटम्स इसमें होते हैं जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। और यहाँ पर एंगल होता है 60 डिग्री का, तो इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एंगल स्ट्रेन आता है। अगर आप कंपेयर करोगे रेड फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर में, उसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, जो कि इस तरह का होता है। यहाँ से फिर एक्सटेंड करके ऐसे करके चेन आगे तक चलती रहती है। तो ये डैश डैश मैंने कर दिया, सो ऑन, क्योंकि ये पॉलीमर है तो ऐसे ऐसे यूनिट्स अटैच होते होते आगे तक चलते रहते हैं। तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म है, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें रिएक्टिवनेस में क्यों इतना डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के बारे में की वजह से। अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है इनके बीच में, और जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल स्ट्रेन आ रहा है। एंगल स्ट्रेन यहाँ पर आ रहा है, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल, जब भी मॉलिक्यूल में आपके पास स्ट्रेन होता है, किसी स्ट्रक्चर में स्ट्रेन आता है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा अनस्टेबल। और कोई भी अनस्टेबल चीज़ क्या होती है, मोर प्रॉन टू रिएक्शन, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अनस्टेबल स्ट्रक्चर ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसके कंपैरेटिवली ये वाले स्ट्रक्चर, दैट मीन्स रेड फॉस्फोरस क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। तो यही रीज़न है, यहाँ पूछ रहे थे वाई इज रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया तो ये मोर रिएक्टिव हो गया एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ PH3 एंड H2S विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। देखो सबसे पहले एसिडिटी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कितना इजीली H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली है। अब यहाँ पर देखो फॉस्फोरस और सल्फर में डिफरेंस है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अगर आप इनकी पोजीशंस देखो तो फॉस्फोरस और सल्फर क्लोरीन ऐसे चलते हैं। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, मतलब सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। तो क्या करेगा, सल्फर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा इजीली खींचेगा या ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से H2S बिकम्स मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू PH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। देखो मॉइस्चर में क्या होता है, ऑब्वियसली वेपर्स हो गए, वाटर के वेपर्स हो गए, तो रिएक्शन होता है एक, PCl3 रिएक्ट करता है वाटर के साथ, 3 moles ऑफ वाटर गिव राइज टू phosphorus acid H3PO3, that is phosphorus acid। phosphorus acid के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में एक प्रोडक्ट देगा दैट इज HCl। अब इसी HCl की वजह से जो फ्यूम्स आपको दिख रहे हैं, PCl3 जब फ्यूम क्यों करता है मॉइस्चर में, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि वो HCl के फ्यूम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख लेना, और HCl की वजह से वो फ्यूम्स दिखाई देते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है, नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉस्चीन, COCl2, ये फॉस्चीन होती है। और दूसरी गैस होती है टीयर गैस, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3 एंड NO2, दैट इज टीयर गैस। इसका एक और नेम है जिसको कहते हैं क्लोरोपिक्रिन, दैट इज क्लोरोपिक्रिन। ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर देना। तो ये दो गैसेस क्या होती है, क्लोरीन से बनी, ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोरीन है, और दोनों ही क्या होती है, पॉइजनस होती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, P ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, इन्हें अच्छे से कर लेना।
और मोस्टली पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑक्सो एसिड्स को कैसे ड्रॉ करते हो। फिर हम इसके पी ब्लॉक के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को भी कवर करेंगे कि पेपर में मोस्टली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।